हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अब नेक्स्ट से जो वीडियो होगा वो झारखंड से रिलेटेड होगा, और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अब जो वीडियो होगा, अगला वीडियो जो होगा वो झारखंड में भूमि संबंधी अधिनियम जो हैं उन अधिनियमों के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज इस वीडियो में CNT एक्ट से यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चूँकि ये एक बड़ा सा टॉपिक है, इसलिए इसे 2 या 3 टॉपिक में मैं कंप्लीट करूंगा। 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, हो सकता है उससे भी ज़्यादा भी जाए, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जब तक पूरे तरीके से पूरा कॉन्सेप्चुअल आपको एनालिसिस ना करके दूँ, तब तक इसमें आगे जल्दीबाजी में नहीं बढ़ूँगा। आइए शुरू करते हैं CNT एक्ट के बारे में। तो CNT एक्ट क्या है? ये 1908, ठीक है। CNT एक्ट 1908 छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट हुआ। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, हिंदी में इसको बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। आइए इसके बारे में हम समझते हैं कि क्या है ये। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें ध्यान से देखेंगे कि आखिर JPSC के जो सिलेबस है उसमें इसका क्या रोल है। तो जितने भी एक्ट इसमें पढ़ने हैं स्पेशली ध्यान में रखना है CNT और SPT एक्ट को। तो CNT यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और SPT यानी कि संथाल परगना का जो अधिनियम है उसको, ये दोनों टॉपिक मिला करके 5-5 यानी कि 10 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि CNT से 5 क्वेश्चंस प्लस SPT से आपका 5 क्वेश्चन प्लस अदर जो है लैंड एक्ट है उनसे आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो 5-5 10 प्लस 2 यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 मार्क्स यानी कि 12 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन का वेट 2 मार्क्स है, तो 12 दूना 24 मार्क्स हो गया, ठीक है। यानी कि 12 प्रश्न आपको इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन जो CNT से पूछा जाएगा और SPT से, इसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो मेरा अपना अनुभव रहा है तथा जो इसमें जो पैटर्न है उसको मैंने जो एनालिसिस किया है वो चीज़ मैं आपसे साझा करता हूँ। JPSC 6 में जो क्वेश्चन पूछा गया CNT से, वो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जो था वो डेफिनेशन से था, और 2 क्वेश्चंस यदि आप कॉन्सेप्ट है उसका पढ़ेंगे हैं, यानी कि CNT का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और प्लस 2 क्वेश्चन था वो धाराएं से था, ठीक है। आर्टिकल जो है CNT का उससे 2 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल, यानी कि यदि कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया है, धारा नहीं भी याद है तो भी 2 क्वेश्चन आप बढ़िया से बना सकते हैं, प्लस 1 क्वेश्चन डिफिनीशन से। यानी कि यदि मेरा CNT का कॉन्सेप्ट प्लस डिफिनीशन मेरा कंप्लीट है, SPT का कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन कंप्लीट है, तो हम 2 1 3 और इसमें से 3 6 क्वेश्चन खूब आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश हमें ये करना कि कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो। रह गई बात ये 2 मार्क्स जो कि आर्टिकल से पूछे जाते हैं, धाराएं से पूछे जाते हैं, वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में हम आपको देंगे लगभग 50 ऐसे आर्टिकल को हिंट करेंगे आपको, जो कि आर्टिकल यदि आप याद करते हैं तो निश्चित तौर पर ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। और जो ये CNT से रिलेटेड जो मेरा वीडियो होगा और SPT से रिलेटेड जो वीडियो होगा, ये दोनों यदि वीडियो आप देखते हैं बढ़िया से और उसका बढ़िया से आप एनालिसिस करके सोचते हैं कि आखिर क्यों ये CNT एक्ट लाया गया, कौन धारा में क्या लिखा हुआ है,
किस लिए उस धारा को लिया गया है, आखिर उससे यहाँ के आदिवासियों को क्या प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ों को यदि आप समझते हैं तो क्या होगा, धारा भी आपका कंप्लीट होगा। और 50 ऐसी धाराएं हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, वो मैं आपको हिंट आपको ज़रूर करूँगा। आप उसको ध्यान से जब जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें उसको टिक कर सकते हैं और उसको ध्यान से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि 1, 2 और 2। ठीक है, यहाँ भी एसपीटी में भी ऐसे ही है, जो मैंने एनालिसिस किया है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आते हैं फिर सीएनटी एक्ट के बारे में। ठीक है, सीएनटी एक्ट क्यों आया इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सीएनटी को जब हम पढ़ते हैं तो मैंने जो एनालिसिस किया है इसको उसके आधार पर मैं बताता हूँ कि सीएनटी को यदि समझना है तो इसको 3 पार्ट में बांटिए। ठीक है, 3 पार्ट में बांटिए इसको। एक में पढ़िए सीएनटी से पूर्व जनजातीय समाज। ठीक है, सीएनटी से पूर्व जनजातीय समाज, इसके बारे में पढ़ें। उसके बाद पढ़ें सीएनटी से पूर्व एवं अंग्रेज काल में ये आदिवासियों की यह जनजातीय समाज। ठीक है, और यहाँ पढ़िए सीएनटी के बाद के संशोधन को। ठीक है, जब आप सीएनटी पढ़ रहे हैं तो ये 3 चीज़ों को जरूर शामिल कीजिए। क्या सीएनटी से पूर्व यहाँ के जनजातीय समाज की क्या स्थिति थी, उसके बाद सीएनटी से पूर्व यानी कि अंग्रेजी काल में, यानी कि 1764 के बाद 1757 में प्लासी युद्ध और 1764 में बक्सर युद्ध, और बक्सर युद्ध के बाद जो कंपनी यहाँ आई बंगाल में, उसके बाद अंग्रेजी काल में यानी कि कंपनी के काल में जनजातीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या चेंजेस आए, उसके बारे में यदि आप स्टडी करते हैं तो समझ सकते हैं कि सीएनटी एक्ट आखिर ज़रूरी क्यों था और सीएनटी एक्ट आने के बाद आदिवासी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या उनको लाभ हुआ। ठीक है, उसके बाद सीएनटी की जो मूल चीज़ें हैं, जैसे उसका कितना अध्याय है, कितनी कौन कौन सी धाराएं हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सीएनटी के बाद, जब सीएनटी पास हुआ 1908 में यानी कि 1908 में, और उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि 1947 के बाद सीएनटी में किस प्रकार के संशोधन किए गए और उस संशोधनों में किस प्रकार का कह सकते प्रभाव पड़ा जनजातीय समाज और जनजातीय जो लॉ था उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, इसके बारे में यदि ये 3 टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं तो सीएनटी बहुत आसान हो जाता है। तो हम इसी टॉपिक को लेकर के चलते हैं इसके एनालिसिस पर, सीएनटी के एनालिसिस पर। ठीक है, सबसे पहले समझते सीएनटी से पूर्व जनजातीय समाज के ऊपर क्या था, किस प्रकार का जनजातीय समाज था। तो हम चलते हैं यदि फर्स्ट में प्रारंभ से यदि चलते हैं तो यहाँ झारखंड जंगलों से भरा हुआ था। यहाँ काफ़ी जंगल, घने जंगल थे और उस घने जंगलों में यहाँ जनजातीय लोग ही निवास करते थे, जिसमें मुंडा, उरांव, बिरहोर, असुर, हो आदि जैसे जनजातियों का यहाँ जमावड़ा था। और यही लोग यहाँ शुरुआत में जिससे नागवंश की स्थापना किए, उसके आगे तक जो चलता रहा, तो इससे जनजातीय समाज में प्रशासनिक इनकी अपनी व्यवस्था थी, जिसमें आप यदि पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे मुंडा मान की प्रशासनिक व्यवस्था, मांझी परगनैत शासन व्यवस्था, उसके बाद ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था। ये सारे जनजातीय समाज में इनका अपना एक प्रशासन था। ठीक है, जिसमें हर एक अधिकारी ये अपने नियुक्त किए हुए थे और उस नियुक्ति के समय में जितने भी अधिकारी इनके थे उनको कोई विशेष पैसा नहीं दिया जाता था। ठीक है,
यदि पैसा दिया जाता तो टैक्स उसको वसूलना पड़ता, और वसूलना पड़ता वह उन्हीं के लोगों से, तो उनको टैक्स नहीं लिया जाता था, बल्कि उनको वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको उन्हीं के उसी गांव के ज़मीन को उन्हें दिया जाता था, ताकि वो अपना कार्य कर सके। अपने जो कार्य है प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकारी हैं, उस अधिकारी के बदले में उस ज़मीन से वे अपना अन्न उपजा सकते हैं, वो अपना गुजारा करें। ठीक है, तो इस क्रम में जनजातीय समाज में यदि इस चीज़ को देखें तो इसके कारण से हमें ये पता चल सकता है कि जनजातीय समाज जंगल से जुड़ा हुआ था, ज़मीन से जुड़ा हुआ था, और इसका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व था, जिसे बाहरी दुनिया से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये आप अंग्रेज़ों के आने के बाद इसके समाज में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे गए, बहुत ज़्यादा इनको प्रभावित किया गया, जिसके कारण से ये उग्र भी हुए। ठीक है, ये था जनजातीय समाज का पूर्व, CNT से पूर्व जनजातीय समाज। अब आते हैं CNT से पूर्व एवं अंग्रेज़ के काल में जनजातीय समाज क्या था। अब आते हैं इस जगह पर, तो आप यहाँ उल्लेख करेंगे 1764 का बक्सर युद्ध को। ठीक है, बक्सर युद्ध में क्या हुआ कि यहाँ के कंपनी को जीत मिली, और इसने 1765 में इलाहाबाद की संधि की। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि इन्हें दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, दीवानी का अधिकार मिला किनको? कंपनी को। और इस दीवानी का अधिकार कहाँ मिला? बंगाल में। ठीक है, बंगाल में, जिसके अंतर्गत आपका झारखंड भी आता है। ठीक है, झारखंड भी उसी बंगाल के अंदर आता था। ठीक, अब जब झारखंड यहाँ पड़ा तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि तब झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश कब हुआ? तो इसके बारे में जाने, याद रखें 1767। ठीक है, 1767 में अंग्रेज़ झारखंड में प्रवेश किए, और कहाँ से प्रवेश किए? तो कोल्हान से। ठीक है, इसीलिए कोल्हान को झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेज़ों के लिए झारखंड में प्रवेश का द्वार कौन सा था या किसे कहा जाता है? तो कोल्हान को झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, ऐसे यदि क्वेश्चन सिंपल यदि पूछा जाए कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कौन है, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, लेकिन यदि अंग्रेज़ों के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो छोटा नागपुर में यानी कि झारखंड में इनका प्रवेश द्वार, अंग्रेज़ों का प्रवेश द्वार कौन सा था? तो कोल्हान का क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ से जब 1767 में यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ क्या प्रयास करेंगे? कंपनी क्या प्रयास करेगी? राजस्व वसूलने का। और राजस्व किससे आएगा? ज़मीन से। और ज़मीन किसके हाथ में है? तो जनजातीय समाज के हाथ में है। तो निश्चित तौर पर वो ज़मीन पर अपना हक बनाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा जनजातियों पर। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, 1793 में आते हैं। ठीक है, 1793 की बात करते हैं तो 1793 में क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक एक्ट पास किया। ठीक है, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इसने एक एक्ट लाया जिसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, इस नियम के अनुसार से क्या होता कि जितनी भी ज़मीन थी वो सारी ज़मीन किसकी हो गई? तो उस क्षेत्र के ज़मींदार का। ठीक है, समझिए यहाँ बात को। अभी तक जनजातीय समाज के 1767 से 1793 से पूर्व तक अभी तक ज़मीन किसके हाथ में? उसका मालिक कौन? जनजातीय समाज। लेकिन 1793 में ये आने के बाद क्या हुआ कि ये ज़मीन किसके हाथ में चला गया? तो ज़मींदार के हाथ में।
यानी कि मालिक जमीन का कौन हुआ? जमींदार। ठीक है, जनजातीय। अब इसके बाद यदि बात करें 1793 के बाद, तो कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसका कहें तो, और उसके कारण से जनजातीय समाज ने कई बार विद्रोह किए। जिसमें विद्रोह की बात करें तो चुआर विद्रोह, चेर विद्रोह, और भी बात करें तो कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह। और इसके बाद बात करें तो कई सारे विद्रोह हुए। भूमिज विद्रोह कहें, घटवाल विद्रोह कहें, तमाड़ विद्रोह कहें, कई सारे विद्रोह हुए। और इन सब विद्रोहों का मूल कारण क्या था? तो इनकी समाज की जो स्थिति थी, इनका जो अपना अधिकार था, वो अंग्रेजी सरकार ने ले लिया था। और उस अंग्रेजी सरकार के लेने के कारण से ये कई सारे विद्रोह किए, क्योंकि इनका जो मन या आत्मा जो था वो स्वतंत्र रूप में जीना चाहता था, और ये हमेशा से स्वतंत्र रूप से जीते आए थे। इसके कारण से जब इन्हें और इनकी धार्मिक संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। आगे बताते हैं धार्मिक संस्कृति के बारे में। क्या हुआ? एक तो ज़मीन छीना गया, और ज़मीन छीना गया उसके बाद बारी थी जंगल की। जंगल एक कानून आया 70 के दशक में, 1870 के दशक में एक जंगल कानून आया। और उस जंगल कानून में जंगल से यदि आप जलावन की लकड़ी भी ला रहे तो उस पर भी टैक्स लगाया गया। अब सोच लीजिए, जंगल में रहने वाले लोग यदि उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने पर भी शुल्क लगाया जाए तो वो क्या करेंगे? शुल्क लगाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जंगल से जलावन की लकड़ी लाने में कौन सा टैक्स लगाया जाता था? उस टैक्स का नाम क्या है? तो याद कीजिए, रखिएगा, चुलखर टैक्स, चुलखर शुल्क। किताब में मिलेगा चुलखर शुल्क। ठीक है, तो चुलखर शुल्क जो था वो जंगल से जलावन की लकड़ी पर लगाया गया टैक्स था। जमीन से भी कई बार जंगली उत्पाद पर भी, जंगल उत्पाद पर भी टैक्स लगाया गया। अब समझिए, जंगल के आदमी क्या करें? जंगल में रहने वाले, क्योंकि उनका तो स्थान ही था जंगल का एरिया, जंगल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, आदिवासी समुदाय। अब उनसे तो एक ज़मीन उनसे वापस ले लिया गया। दूसरा बचा जंगल, तो जंगल से जो कंदमूल फल इकट्ठा करके वो जीवन यापन करते थे, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। यानी कि जंगली उत्पाद में क्या है? तो जंगली उत्पाद में जंगल से निकलने वाले चीज़ें जिसको बेच करके वे जीविका चलाते थे, या तो उसको फल कहें, या सखुआ का पेड़ से निकलने वाले सरैया, जिसका तेल का भी यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल यूज़ होता है। कई सारे ऐसे फल हैं, जैसे झारखंड में केंदो, ये जामुन, या आम का, या महुआ, इस प्रकार के जो फल हैं या फूल हैं, इन सभी को जंगली उत्पाद माना गया और जंगल के उत्पाद पर भी टैक्स लगाया गया। कौन सा टैक्स था किताब में नहीं मिलता, लेकिन इतना मिला है कि जंगल के उत्पाद पर भी टैक्स लगाया गया, और जंगल से लाने के लिए जलावन पर भी ये टैक्स लगाया गया, जिसका नाम है चुलखर। ये हुआ, जंगल भी छीना गया। अब बात कर, आपको बताएं, ज़मीन को छीन लिया गया और जंगल को भी इनसे अलग कर लिया गया। अब आते हैं इनका धर्म के बारे में। ठीक है, धर्म क्या था? ये किस धर्म को मानने वाले हैं? तो प्रकृति पूजक हैं। ठीक है, या उपासक कह सकते हैं, जिसको काफ़ी, यदि आप झारखंड से जुड़े हुए हैं तो सरना का नाम सुने होंगे। सरना धर्म मानते हैं ये आदिवासी समुदाय, जिसे प्रकृति उपासक भी कह सकते हैं। जंगल में इनके हर एक चीज़ें, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये अपनी पूजा का स्वरूप मानते हैं। पहाड़ों को
ये देवता मानते थे। अब इसका मतलब है कि इनके धर्म पर भी धर्म को भी प्रभावित किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ अंग्रेज़ों ने अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। ईसाई धर्म का अभी भी आप देखेंगे तो कई सारे आदिवासी समाज के लोग जो काफ़ी गरीब हैं उनको प्रलोभन दे करके ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया जाता है। ठीक है, ये स्थिति उस समय भी थी और उस समय तो इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। ज़मीन बचा नहीं, जंगल से ये यूज़ नहीं सकते थे। इनका मतलब कहिए कि एकदम एक बेसिक जो नीड है उसी को समाप्त कर दिया गया, तो इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। और उस दयनीय स्थिति में जीवन यापन चलाने का लोभ दे करके उनका धर्म को परिवर्तित किया गया और उन्हें ईसाई धर्म में चेंज कर दिया गया। तो ईसाई धर्म में चेंज करने के बाद क्या होगा कि इनका धर्म पर भी क्या हुआ, नेगेटिव प्रभाव पड़ा। और कई सारे लोग ऐसे थे जो कि चाहते थे कि वो प्रकृति पूजक रहें, और उस स्थिति में विद्रोह तो होना ही था। ना जमीन बचा, ना जंगल बचा, ना धर्म बचा। अब इनके पास एकमात्र उपाय है कि अब उठाओ डंडा, और डंडा उठाओ और जो हमारे ऊपर इस तरह का परेशानी कर रहे हैं उनको यहाँ से भगाओ। ठीक है, अब यहाँ यदि इसको देखते हैं तो आगे आइए इसके कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं एक फैक्ट्स के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको हम बताते हैं कि एक और टैक्स लगाया गया था। ठीक है, हड़िया पर। हड़िया क्या है, इनके धर्म में हड़िया को एक पवित्र पेय माना गया। जब ये पूजा करते हैं, आदिवासी समुदाय जब पूजा करते हैं अपने भगवान का, तो उसमें हड़िया को चढ़ाया जाता है। हड़िया को एक मतलब कि प्रसाद के रूप में ये पान करते हैं और पूजा में भी उसका उपयोग करते हैं। हड़िया पर एक कर लगाया गया जिसको कि पुतचई कर कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पुतचई कहीं किताब में पतचई भी लिखा हुआ है, आपका इसमें कन्फ्यूज़न ना करें। ठीक है, पुतचई या पतचई पूछेगा आपसे कि हड़िया पर कौन सा टैक्स लगाया गया था, तो आंसर होगा पुतचई कर या पतचई कर। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद 1824 में, यदि इसका डेट ईस्वी सन पूछता है तो 1824 आप लिख सकते हैं कि हड़िया पर कब टैक्स लगाया गया था, तो 1824 में। क्या नाम था उसका, तो पुतचई टैक्स। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इसके आगे का। ठीक है, 1878 में जो कानून पास किया गया उसको आपको बता चुके हैं। इसके बाद आपको हम बताते हैं कौन कौन सा फैक्ट था। ठीक है, मेन फैक्ट को आप समझें। 1868 को, सॉरी 68 नहीं, 62 को आप याद कीजिए, याद रखिएगा इस डेट, इस ईयर को। क्यों, क्योंकि बाबू राखालदास हल्दर, बाबू राखालदास हल्दर के नेतृत्व में सर्वे कराया गया। ठीक है, उस सर्वे में भूइंहरी जमीन, अच्छा इसको नहीं बताया ना, अच्छा बताते हैं, भूइंहरी जमीन का सर्वे किया गया। तो यहाँ भूइंहरी जमीन था, कोड़कर जमीन था, मध्यस्थ जमीन था, खुटकटीदार भूमि था, तो इन सभी जमीनों को छोड़ दिया गया, सिर्फ भूइंहरी जमीन का सर्वे कराया गया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भूइंहरी जमीन का सबसे पहले सर्वे कब किया गया था, तो 1862 में, 1862 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में कराया गया था, तो बाबू राखालदास हल्दर के नेतृत्व में। 1869 को याद रखिएगा, इस ईयर को। इसमें आया छोटा नागपुर
छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, ठीक है, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट पारित किया गया, ठीक है। इसके बाद आइए 1876 डेट देखिए, हम जहाँ भी ये ऐसे फैक्ट है जिसको कि याद करना आवश्यक है। यदि आप याद नहीं करते तो बड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपसे, क्योंकि इसके बाद जो आपको बताएंगे वो आप क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 1876 में आया छोटा नागपुर इनकम्बर्ड स्टेट एक्ट, ठीक है, छोटा नागपुर इनकम्बर्ड स्टेट। और इस समय छोटा नागपुर में कितने थे, तो 35 स्टेट ऐसे थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ इसको समझिए, इनकम्बर्ड स्टेट क्या था। इनकम्बर्ड स्टेट इस अधिनियम में ऐसे स्टेट थे जो अंग्रेज या कंपनी को मालगुजारी देते थे, ठीक है। मालगुजारी देने के दौरान यदि किसी वर्ष ये स्टेट मालगुजारी देने से चूक जाते थे या मालगुजारी नहीं दे पाते थे, तो इस एक्ट में ये प्रावधान था कि अंग्रेजी कंपनी उस स्टेट को दिवालिया घोषित करके अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के झारखंड के किस एक्ट को डलहौजी के हड़प नीति से कंपैरिजन किया जाता है या उसके समान माना जाता है, ठीक है। तो डलहौजी याद कीजिए, डलहौजी का हड़प नीति में क्या था, जिसका कोई वारिस नहीं उसका राज्य अंग्रेजी कंपनी में मिला लो, ठीक है। अब यहाँ क्या था कि जो स्टेट दिवालिया घोषित हो जाए उसको अपने अंदर मिला लो, तो दोनों में सामंजस्य हुआ। एक यहाँ दिवालिया है तो मिला और इधर है, तो अब यहाँ दो स्थिति हो सकती है। आप दिवालिया कब होगा, आप इतना टैक्स लगा दो कि वो टैक्स पे ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसे कितने स्टेट थे, तो 35 स्टेट थे। ये एक्ट पास हुआ 1876 में। 1879 में, 1879 आ जाइए, इधर ऊपर में लिखते हैं। 1879 में छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीजर एक्ट आया। 1879 में छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीजर एक्ट आया, ठीक है। छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीजर एक्ट आया 1879 में। 1897 में बंगाल रेंट सेटलमेंट आया, जिसका धारा 8 झारखंड में लागू हुआ, ठीक है, झारखंड में लागू हुआ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बंगाल रेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ वो पूछा हुआ है। आप इसका धारा भी याद रखिए कि ये कब लागू हुआ था, ठीक है, जिसका 8वां धारा झारखंड में लागू किया गया। अब आते हैं 1902, ठीक है। ये फैक्ट आपको बता रहे हैं, फैक्ट याद रखेंगे। आपको कुछ फैक्ट उधर भी बताएं जो लिखे नहीं हैं, वो भी फैक्ट आप देख करके रिवाइंड करके आप फिर से उसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने नोट्स में। 1902 में सर्वे सेटलमेंट कराया गया, ठीक है, सर्वे सेटलमेंट कराया गया, जिसमें खेवट और खतियान बनाने का
बनाना था। ठीक है, खेवट और खतियान बनाना था। पहले वर्ष का जो था, पहले वर्ष का सर्वे, पहला वर्ष का सर्वे और दूसरा वर्ष का सर्वे, ठीक है, दूसरा वर्ष का सर्वे। पहले वर्ष का सर्वे को ट्रावर्स सर्वे कहा गया, ट्रावर्स सर्वे, और इसको कैडेस्ट्रल सर्वे कहा गया। ठीक है, और 1908 तो मालूम है कि कब हुआ था। 11 नवंबर 1908 को, 11 नवंबर 1908 को, 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट लागू हुआ। ठीक है, CNT एक्ट पास किया गया या लागू किया गया। कब? 11 नवंबर 1908 के। इसमें कितना है? तो दो अनुसूची, 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। ठीक है, 2 अनुसूची, 19 अध्याय, 271 धाराएं हैं। इसके पिता जनक कहा जाता है किसको? फादर हाफमैन को। फादर हाफमैन को इसका जनक माना जाता है। फादर हाफमैन के बारे में यहाँ आपको एक चीज़ बताते हैं। फादर हाफमैन ने भगवान बिरसा मुंडा को बालू बिरसा कहा था। बालू बिरसा, जिसका अर्थ होता है पागल बिरसा। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि बालू बिरसा किसने कहा था? तो फादर हाफमैन ने। किसको कहा था? तो बिरसा मुंडा को कहा था। और ये वही व्यक्ति हैं जिनको सर्वदा मिशन के पास बिरसा ने तीर मारा था, तीर मार करके घायल किया था, लेकिन ये बच गए। ठीक है, बच गए 1908 के इसके एक्ट को खाका खींचने में, 1908 के इस एक्ट को बनाने में फादर हाफमैन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए इन्हें इसका CNT एक्ट का जनक भी कहा जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं। इतना तो हो गया, इतना सारा चीज़ था CNT एक्ट का भूमिका या CNT एक्ट की कह सकते हैं पृष्ठभूमि, जो कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। चूँकि ये CNT एक्ट ही बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, यहाँ 2-3 चीज़ें मेरी छूट गई थी पढ़ाने के दौरान, जो कि पढ़ाते नहीं याद रहा। आपको बताते हैं। ज़मीन जो था वो जनजातियों की, वो देखिए कौन ज़मीन को क्या कहा जाता था। सदानों की भूमि को कोड़कर कहा जाता था। ठीक है, कोड़कर भूमि। मुंडा की भूमि को खुटकट्टी भूमि कहा जाता था। खुटकट्टी भूमि, ठीक है, या खुटकट्टी जमीन। उरांव की जमीन को भूइंहरी जमीन कहते थे। भूइंहरी जमीन कहते थे। यहाँ खूंट मतलब होता है परिवार। ठीक है, जब आप मेंस में लिखेंगे तब कुछ और इसके अंदर डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप अभी यहाँ जानिए कि सदानों की भूमि को कोड़कर कहा जाता था, मुंडा की भूमि को खुटकट्टी ज़मीन कहा जाता था, उरांव की ज़मीन को भूइंहरी ज़मीन कहा जाता था। ठीक है, इसमें 1908 के एक्ट में 2 अनुसूची, 19 अध्याय, 271 धाराएं हैं। इसके जनक फादर हाफमैन को कहा जाता है। इसको बनाने में, CNT एक्ट को बनाने में 16 लाख रुपए का खर्च हुआ था। ठीक है, 16 लाख रुपये का
खर्च हुआ था। तैयारी कीजिए। उम्मीद है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में जेपीएससी का पीटी होने की संभावना है। देखें आगे क्या होता है। यदि सब कुछ सामान्य रहा, कोरोना का थर्ड वेव नहीं आया, तो एग्ज़ाम होने की संभावना है। लेकिन आगे देखा जाए, फिर भी हम तैयारी करते रहें। एटलीस्ट कम से कम झारखंड सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लें तो एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 200 प्रश्न में से 110 प्रश्न झारखंड से हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।